रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हमेशा की तरह आप सबका जाना पहचाना प्रोग्राम मन की आंखों से लेकर के हाजिर हूं। श्रोताओं, आजकल न जाने क्या हो रहा है कि कुछ संयोग ऐसा बन रहा है कि ज्यादातर शोज जो हैं वो इस तरह के रिकॉर्ड हो रहे हैं जो बहुत ही हट करके हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज का जो शो है वो भी अपने आप में किसी नए क्षेत्र को बताने वाला है। आज के इस शो में हमारे जो मेहमान हैं वो शेयर बाजार की दुनिया से जुड़े हैं। आप सब जानते हैं, शेयर बाजार का नाम सुनते ही हमारे सबके जहन में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई का आना लाजमी है। तो मेरे साथ स्वागत कीजिए आज के हमारे प्रोग्राम में मुंबई महाराष्ट्र से हमारे बीच में श्रीमान राहुल केलापुरे जी मौजूद हैं। तो रेडियो मधुबन की ओर से राहुल जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। और मधुबन के और जो मन की आंखों के जो प्रोग्राम के जो श्रोता हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। राहुल जी, हमारे श्रोताओं को आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं, आपकी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं, आपके एजुकेशन, आपके अचीवमेंट्स के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी जी बिल्कुल। जैसा कि मैं इस टाइम पे अभी मुंबई में रह रहा हूं और सेबी में काम करता हूं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में मुंबई में, जो कि जो कैपिटल मार्केट है, भारत का जो वित्तीय बाजार है उसका रेगुलेटर है, उसके ऊपर नियंत्रण करने वाली जो संस्था है उसमें मैं एज असिस्टेंट लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर रहा हूँ लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट में। तो इस समय मैं जो है पॉलिसी डिपार्टमेंट डिवीजन ऑफ पॉलिसी में काम कर रहा हूँ। और जैसा कि अगर मेरी डिसेबिलिटी के बारे में बात की जाए तो मैं 100% ब्लाइंडनेस मुझे है। मेरे जो डिसीज है उसका नाम है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जो मुझे बचपन से ही है। थोड़ा सा पहले ज्यादा दिखता था, अभी थोड़ा थोड़ा कम होते होते करीब करीब अभी नहीं के बराबर है। अभी थोड़ा सा मुझे लाइट का परसेप्शन आंखों में है, लेकिन इसके अलावा और बहुत ज्यादा कुछ आंखों में रोशनी नहीं। तो मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ चंद्रपुर से, जो कि महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर पे आता है ये, विदर्भ में, नागपुर के पास। तो वहां से मेरी जो है बचपन मेरा चंद्रपुर में गुजरा है। मैं तीसरी स्टैंडर्ड तक, क्योंकि मुझे पेरेंट्स को पता नहीं था मेरे, तो मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ा। उसके बाद में मैं ब्लाइंड स्कूल में कुछ साल, चौथी स्टैंडर्ड से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक मैं वहां पे पढ़ा। फिर उसके बाद में वापस मैं चंद्रपुर में पढ़ा। और 12वीं के बाद जब मैं महाराष्ट्र बोर्ड में, जो नागपुर डिवीजन है उसका, वहां पे जो मेरिट लिस्ट में आया था, उसके बाद में मुझे लगा कि कुछ ना कुछ और करना चाहिए। तो मैंने फिर मुंबई में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया। और लॉ में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। जी जी। तो वो एक किया। उसके बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई को बाद में जारी रखते हुए और भी कुछ कोर्सेज किए हैं, कई सारे। उसके साथ में अभी इस टाइम पे मैं तो कर रहा हूँ कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स मैं परस्यू कर रहा हूँ। उसके साथ साथ MBA फाइनेंस में भी मैं इस टाइम पे मैं उसका कोर्स परस्यू कर रहा हूँ। साथ ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएट इन सिक्योरिटीज लॉ कंप्लीट किया, जो कि सेबी और सेबी से रिलेटेड जो कैपिटल मार्केट है उससे रिलेटेड कोर्स होता है जी। और मैंने साइबर लॉ में भी एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। तो इस तरह से कुछ कोर्सेज मैंने मोटा मोटा अगर हम कहें तो ये इस तरह से मेरी जो है जर्नी रही है। क्या बात है यार, बहुत जबरदस्त। मतलब डिग्रियों के मामले में तो आप पूरी तरह से भरपूर, मतलब क्या बात है।
ग्रेट राहुल जी, ये एक बहुत ही शानदार इत्तेफाक है राहुल भाई कि हमारे इस प्रोग्राम में पिछले शनिवार जो मेहमान थे वो भी महाराष्ट्र से थे और आप भी महाराष्ट्र से हैं। जी जी। तो राहुल भाई मुझे ये बताइए कि आपको ये ब्लाइंडनेस वगैरह का जब फैमिली को पता चला तो क्या मतलब फैमिली में रिएक्शन था आपके यहाँ? देखिए, फैमिली में जब पता चला, एक तो बहुत देर तक पता नहीं चला मेरे पेरेंट्स को कि शायद कोई मेरी डिसेबिलिटी होगी, क्योंकि मेरी आंखें उस टाइम बिल्कुल नॉर्मल की तरह दिखती थी, तो उनको कुछ ऐसा लगा नहीं कि कोई डिसेबिलिटी शायद होगी मुझे। लेकिन जब मैं थोड़ा सा बड़ा होने लगा था, तो करीब शायद 3-4 महीने 6 महीने का होने लगा, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा लगने लगा अजीब सा, क्योंकि जब पेरेंट्स आसपास नहीं होते थे, मम्मी आसपास नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा रोता नहीं था। जब जनरली बच्चे रोने लग जाते हैं, मम्मी रोने लग जाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं नहीं रोता था, तो इनको ये थोड़ी सी चीज अजीब लगी मेरे पेरेंट्स को। तो उस टाइम पे उन्होंने डॉक्टर के पास मुझे लेके गए और वो लोग, और तब उनको डॉक्टर ने कहा कि शायद इसका ब्रेन ठीक से डेवलप ना हुआ हो। तो उन्होंने कुछ टॉनिक्स या कुछ दवाइयां दी उस समय जो बच्चों को दी जाती है ब्रेन डेवलप होने की। जी। लेकिन बाद में जब कुछ और समय बीतता गया, तब डॉक्टरों ने कुछ चेक किया, तो तब उनको पता चला कि आंखों में कुछ दिक्कत है, तो आंखों की रोशनी में दिक्कत है। क्योंकि उनको थोड़ा सा बाद में पता चला, थोड़ा सा शायद 1 साल बाद या कुछ इस तरह से पता चला उनको। तो जी, तो ये ब्रेन शायद उनको जो लगा था डेवलप नहीं, इसलिए मैंने कई सारी शायद ब्रेन डेवलप होने की दवाइयां खा ली, इसलिए शायद अभी आजकल मैं डिग्रियों पे डिग्रियां लेता जाता हूँ। उसी का नतीजा है कि इतनी सारी डिग्री और गोल्ड मेडल वगैरह सब ले लिया। जी, शायद वो दवाइयों का ही नतीजा है, अगर लाइटर नोट पे कहा जाए तो। क्या बात है। चलिए, ये भी एक अच्छी बात बताई। लेकिन उन डॉक्टर्स को कौन बताए कि आज आपके पास ब्रेन के साथ साथ इतनी सारी डिग्रियां भी हैं। जी जी। खैर, वो तो उन्होंने भी अपनी ओर से उस समय जो सुविधाएं थी या जो मतलब मेडिकल साइंस जहां तक पहुंचा था, उन्होंने अपने हिसाब से पूरा कोशिश किया होगा डायग्नोस करने का आपको। तो ये इस समय आपकी एज 3-4 साल की रही होगी, है ना? जी, मतलब मेरे ख्याल 2 साल या 2.5 साल रही होगी। ओके। जब पता चला उनको डिसेबिलिटी के बारे में। तो राहुल भाई, आपने LLB किया है? हाँ जी LLB। तो ये लॉ के फील्ड में जाने का कब सोचा? तो लॉ के फील्ड में जाने का कोई ऐसा पर्टिकुलर मकसद नहीं था सही मायने में मेरा, बल्कि मैं तो एक नॉर्मल BA कर लेना चाहता था और जो भी छोटी मोटी नौकरी मिल जाए उसमें मैं खुश रहना चाहता था। लेकिन इत्तेफाक ऐसे हुआ कि मैं कुछ मेरी आंखों का चेकअप करने के लिए हैदराबाद गया था, और वहां पे हॉस्पिटल में उन्होंने पूछा कि अच्छा क्या करना चाहते हो। तो मैंने ऐसी जो कुछ काउंसलिंग की तरह कुछ था, वहां पे उन्होंने कहा कि आगे क्या करना है, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया लो। तो और फिर बाद में एक्चुअली मैंने सोचा हाँ मैंने बोल तो दिया है, लेकिन क्या मेरे लिए ये पॉसिबल है? तो मैं उसको थोड़ा सा सीरियसली सोचने लगा। शायद मेरा उस टाइम पे 10वीं मैंने पास किया था जब की बात है। और जब ये मैंने देखा कि लॉ में शायद एडिशनल एक मेरे को एडवांटेज मिल सकता है। अगर देखिए, मैं अगर लॉ मतलब मैं अगर BA करूं, नॉर्मल ग्रेजुएशन करूं, तो मुझे जो नौकरियां मिल सकती है वही नौकरियां मुझे शायद लॉ करने के बाद भी मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे शायद एडिशनल एडवांटेज मिलेगा, इस तरह से मुझे लगा। और क्योंकि उस टाइम पे और बहुत ज्यादा कुछ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे करियर को चुनने के लिए जी, तो मुझे लगा शायद मैं लॉ को ही कर लूं और इस तरह से ही आगे बढ़ूं। और कुछ नहीं तो कम से कम जो BA के कैंडिडेट्स के लिए जो नौकरियां होती हैं वही शायद नौकरी मुझे मिल जाए, तो मैं उसमें भी मैं खुश रहता शायद अगर ये भी होता तो उस टाइम की मेरी जरूर वो सोच थी, बिकॉज उस टाइम पे ना मेरे पास कोई कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी, मैं दूर दूर तक कहीं मुझे पता नहीं था इन सब चीजों का। तो मेरे लिए वो छोटे से गांव में और जो छोटे से शहर में मेरे लिए वही एक बहुत बड़ी बात थी, शायद मैं अगर लॉ कर लूं। जी। तो वहां से वो एक तरह से लॉ की मेरी जो है जर्नी शुरू हुई, और मुंबई में फिर मैंने एडमिशन लिया था गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में। ओके। तो राहुल जी, आपको ब्लाइंडनेस की वजह से आपके इस डिसीजन के साथ जाने में कोई चुनौती का सामना करना पड़ा या सब कुछ इजीली हो गया? नहीं, इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम पे देखिए 12वीं तक तो मेरे पास कुछ ना कुछ कैसेट्स में उस टाइम पे
बुक्स इस तरह से रिकॉर्ड करके मिल जाते थे और कुछ बुक्स ब्रेल में भी अवेलेबल थी, लेकिन लॉ के मामले में ये सब कुछ भी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था जी। ये सब जो है रिकॉर्ड करवाना बुक्स को और जो है किसी से पढ़वा के लेना, ये सब बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए। बल्कि उस टाइम पे क्योंकि टेक्नोलॉजी का बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी उस तरह से अवेलेबल नहीं थी जो आज है, तो बहुत ज्यादा चुनौती थी इतनी बड़ी बड़ी बुक्स को पढ़ना या किसी से पढ़वाना और उसको ध्यान रखना और उसको फिर उसके ऊपर एग्जाम देना, मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था उस समय। और खास करके जो है वहां से छोटे शहर से आके मुंबई में आना और शिफ्ट होकर यहाँ पे बसना और यहाँ के तौर तरीके सीखना, ये उससे भी बहुत बड़ी ज्यादा चुनौती थी मेरे लिए। और खास करके इसलिए क्योंकि मैं जो था 12वीं तक मराठी मीडियम से, पूरी तरह से मराठी मीडियम से मैं पढ़ा हुआ था, तो यहाँ पे आके सीधा इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट, मतलब अपने आप को ढालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। और एक तो इंग्लिश की बात होती थी, बाकी फिर यहाँ के मुंबई के तौर तरीके, हर चीजों में दिक्कत थी। एक तरह से कॉन्फिडेंस भी इतना नहीं था लोगों से बात करने का, कम्युनिकेट करने का, तो यह सब चीजें सीखनी पड़ी। खास करके इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा उसमें मुझे शुरुआत में तकलीफ होती थी। मुझे तो ये लगता था कई बार कि मैं शायद पास भी नहीं हो पाऊंगा कोई शायद लॉ की एग्जाम लेकिन वहां से लेके गोल्ड मेडलिस्ट तक की जो जर्नी है बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। नहीं तो वो आपने उस जर्नी को मतलब सक्सेसफुली कैसे पूरा किया? देखिए, जहां तक इंग्लिश की बात थी, खास करके मेरे लिए सबसे बड़ा इशू जो इंग्लिश का था, तो इंग्लिश के लिए मैंने एक बड़ा शानदार एक इनोवेटिव तरीका इस्तेमाल किया था इंग्लिश सीखने के लिए। उसमें मैं क्या करता था कि एक तो मैं ऑल इंडिया रेडियो पे जो न्यूज आती थी तो मैं हिंदी न्यूज सुनता था और उसके बाद में इंग्लिश न्यूज सुनता था, तो मुझे पता चल जाता था अच्छा ये न्यूज है, इसका मतलब इंग्लिश में इसको इस तरह से शायद था। तो मैं ऐसा रोज कई दिनों तक इस तरह से चीज करता था। और दूसरा इंटरेस्टिंग मैं ये चीज भी करता था उसके साथ साथ में कि मुझे क्रिकेट कमेंट्री सुनना बहुत पसंद था, चाहे रेडियो पे हो चाहे टीवी पे हो। तो मैं वो कमेंट्री बड़ा मजे से सुनता रहता था मैं रेडियो पे। तो वो सुन सुन के मुझे आदत करता था। और मैं जब मुझे उसके बाद में जब इंग्लिश बोलने का जो शुरू में जब कभी जरूरत पड़ी इंग्लिश में कम्युनिकेट करने, तो उस टाइम पे मैं इस तरह से करता था कि मैं अपने आप को मानता था कि मैं रवि शास्त्री हूँ और मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। तो देखिए, राहुल को तो इंग्लिश नहीं आती, लेकिन रवि शास्त्री को तो आती है और रवि शास्त्री इंग्लिश आती है। तो मैं अपने आप को रवि शास्त्री समझता था और उस तरह से मैं जो है बात करता था। और धीरे धीरे फिर इस तरह से आदत होती गई और फिर इंग्लिश बहुत बड़ा इशू नहीं रहा मेरे लिए। और जब इंग्लिश की कमेंट्री हम करते हैं या सुनते हैं ना, तो अपने आप कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये आजकल के युवाओं के लिए मुझे लगता है कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण एक सीख दे दी कि भले ही कितनी टेक्नोलॉजी मोबाइल आ गए हों, लेकिन ये छोटी छोटी जो चीजें हैं उनसे भी हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसके बाद फिर आगे चूंकि लॉ पढ़ना था आपके पास, ना तो रिकॉर्डिंग्स थी ना ब्रेल बुक्स थी, तो फिर क्या कैसे हुआ सब कुछ? तो उस वक्त तो एक जो तरीका होता मैं ज्यादातर इस्तेमाल करता था कि मेरे जो कुछ कॉलेज मेट्स थे या कुछ क्लासमेट्स भी थे जो वो अपने अपने घरों में मेरे लिए कैसेट्स में रिकॉर्ड करके बुक्स को या नोट्स को रिकॉर्ड करके मेरे को दे देते थे और मैं उनको सुनता था। हालांकि वो बहुत आसान नहीं था, बिकॉज वो कई बार वो जो कैसेट्स है बिल्कुल एन मोमेंट पे मुझे मिलती थी, तो मुझे कई बार तो वो सुनने का भी मौका नहीं होता था। और एक सब्जेक्ट के लिए 50-50 60 कैसेट्स होती थी, तो 60 घंटे की रिकॉर्डिंग या 70 घंटे की रिकॉर्डिंग एग्जाम से पहले सुनना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो वो अपने आप में वो अलग एक चुनौती थी। लेकिन उस तरीके से मैं तो ज्यादातर जो है पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करता था जो बुक्स रिकॉर्डेड कैसेट्स में होती थी वो। और कुछ मेरे जो दोस्त थे वो मुझे लाइब्रेरी में थोड़ी देर पढ़ के सुनाते थे, कुछ चीजें कुछ पॉइंटर्स निकाल के बताते थे। तो ज्यादातर उसी तरीके से मैंने फिर अपनी उस टाइम पे पढ़ाई, पूरी लॉ की जो पढ़ाई है LLB की, वो मैंने उसी तरह से। तो राहुल भाई, यहाँ पर मेरा एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है एक्चुअली कि आपके फ्रेंड्स ने आपकी, आप बता रहे हैं कि काफी हेल्प की, लेकिन एक जो आम तौर पर हमें जो बात सुनने को मिलती है, ब्लाइंड और साइटेड के बीच में जो डिफरेंस बना दिया जाता है,
तो आपको उसका कितना सामना करना पड़ा, या आप इस मामले में लकी रहे? देखिए, ब्लाइंड और साइटेड का तो मामला जरूर था, और खास करके मैं अगर कहूँ तो मेरे जो स्कूल डेज में खास करके मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा, जो चंद्रपुर में जो मेरे स्कूल में, वो बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा। उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स नहीं होते थे, बहुत ही कोई गिने चुने फ्रेंड्स होते थे, वो भी बस थोड़ी देर के लिए एक तरह से होते थे। मैं कहीं मुझे बाहर जाना है, कहीं घूमने जाना है दोस्तों में, वो मेरा बहुत ज्यादा होता नहीं था। मैं ज्यादातर अकेले अपने क्लासरूम में बैठा रहता था उस समय। जो मेरे ब्लाइंड स्कूल के बाद का जो समय है, मेरे 8वीं से बाद का जो पढ़ाई का जो समय है, वो तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा ये सब चीजें होती थी। बल्कि स्टूडेंट्स तो थे ही थे, उसके साथ साथ में मेरे टीचर्स का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट उस टाइम पे नहीं था। उनको शायद पता नहीं था कैसे शायद एक डिसेबल या कोई ब्लाइंड व्यक्ति भी काम कर सकता है या पढ़ सकता है, शायद बहुत ज्यादा उनको जानकारी नहीं थी। तो ये सब चीजें जरूर थी मेरे साथ में। और मेरा सोशल लाइफ भी उस समय, सोशल जो फ्रेंड्स का जो उसके साथ जो वो है, वो भी मेरा बहुत ज्यादा उस समय नहीं था। साथ के साथ में उसका असर पूरी तरह से मेरे पढ़ाई पे भी बहुत बुरा असर हुआ उसका। बल्कि आपको शायद जान के आश्चर्य होगा कि 8th और 9th स्टैंडर्ड में दोनों साल मैं ठीक तरह से पास भी नहीं हुआ। मैं एक्चुअली प्रमोट कर दिया गया अगले क्लास में। तो अब मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन देखिए, सोचिए कि एक जो बच्चा जो 7वीं तक जो ब्लाइंड स्कूल में फर्स्ट सेकंड रैंक आता था मेरा ब्लाइंड स्कूल में, और 8वीं के बाद सडनली एकदम से जो है बिलो एवरेज चला जाए, तो उस तरह का मेरा कॉन्फिडेंस पे भी बहुत उसका बुरा असर उस समय हुआ था। डेफिनेटली। तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग समय था जरूर मेरे लिए। तो वहां पे मुझे था। लेकिन जब देखिए क्या होता है फिर उसके बाद में, मैंने ये चीज नोटिस करी थी कि जब उसके बाद में जब मेरा 10th स्टैंडर्ड में जो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो लोगों को सडनली मैं एक तरह से स्टार बन गया, और लोगों को लगा अच्छा अच्छे मार्क्स आए, मतलब होशियार लड़का है। जी जी। तो उसके बाद में 11वीं 12वीं में मुझे थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस आया लोगों से, और 12वीं में तो फिर मैं मेरिट आ गया। उसके बाद में क्योंकि लेकिन वो अगेन मराठी में था। मुंबई में जब मैं वहां से आया तो टोटल इंग्लिश था, तो मैं पूरा फिर से जीरो यहाँ पे हो गया। शुरुआत का जो समय था वो थोड़ा सा चैलेंजिंग अगेन था। एक तो मैं खुद अपने आप से कॉन्फिडेंट नहीं था इंग्लिश को देखते हुए, और दूसरा अगेन वो शुरुआत का थोड़ा सा इशू थे लोगों में कि ब्लाइंडनेस की वजह से। लेकिन वो धीरे धीरे मुंबई में फिर भी उस हद तक ज्यादा तकलीफ मुझे नहीं हुई थी। उससे ज्यादा तकलीफ शायद मैंने अपने स्कूल टाइम में शायद मैंने फेस करी। राहुल जी, चूंकि आपने लॉ में अपनी पढ़ाई की है, तो मुझे लगता है कि डिसेबिलिटी फील्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बातें हैं, जो कंसर्न हैं, जैसे आपको भी आए ब्रेल बुक्स का नहीं मिलना, इस तरह से आपको कदम कदम पे जो समस्याएं दिखी, आपने उनको दूर करने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को मतलब बैरियर फ्री एनवायरनमेंट मिले, आपने क्या क्या अपनी तरफ से प्रयास किए, ये बताएं जरा। देखिए, मैंने जो अपने लाइफ में फेस किया वो तो उस समय उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। बिल्कुल। लेकिन अभी के समय में एक्चुअली एक हमारे पास एक वरदान है एक तरह से कि टेक्नोलॉजी। तो जो कंप्यूटर्स में आजकल जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके थ्रू, चाहे कह लीजिए, चाहे अभी मोबाइल में भी जो एंड्रॉयड फोन में, इवन हर तरीके के स्मार्टफोन्स में टेक्नोलॉजी आती है जिससे कि आपको फोन बोल के सुना देता है, पढ़ के सुना देता है जो भी स्क्रीन पे। उसको से बहुत जिंदगी आसान हो गई। और उसके लिए मैंने कुछ अपनी तरफ से चीजें की है। उसमें से कि मैं जो है एंड्रॉयड फोन्स, ये जो टॉकबैक का जो सॉफ्टवेयर होता है, जो कि बोल के फोन को, जो स्क्रीन पे जो भी कुछ होता है जो बोल के सुना देता है आपको, तो उसके लिए ट्रेनिंग देने का मैंने काम किया, खास करके महाराष्ट्र में और जो छोटे शहर में। क्योंकि देखिए, मैं छोटे शहर से आता हूँ, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ट्यूटोरियल से ये सब चीजें इंग्लिश में तो अवेलेबल है, लेकिन जो है लोकल लैंग्वेजेस में या लोकल तरीके से जो पढ़ाना बहुत जरूरी है वहां पे, उसमें मैंने अपना बहुत ध्यान लगाया है। वहां पे मैंने अपनी जो है पढ़ाना जो है शुरू किया, ट्रेनिंग देना, और कुछ उसके मैंने मराठी में भी ट्यूटोरियल बनाए जो कि मैं किसी को जिसको चाहे वो लेके उसको। राहुल जी, ये सब तो वो काम है जो आपको खुद से करने थे, आपका नॉलेज जो था वो आपने शेयर किया, लेकिन आपका जो लॉ का जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल करते हुए आपने अथॉरिटीज के साथ
कोई मतलब जो कहते हैं ना बिल्कुल बुनियादी परिवर्तन जिससे आ जाए, ऐसा कुछ अगर किया हो तो थोड़ा शेयर करें हमारे श्रोताओं के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए क्या है कि अभी जब मैं खास करके जब से मैंने सेबी ज्वाइन किया है तब मैं देखता हूं कि कई चीजों में जो सेबी जो इंटरमीडिएट सेबी जिनको गवर्न करती है, ऐसी जो संस्थाएं हैं उनकी वेबसाइट और एप्लीकेशंस एक्सेसिबल हो, इसके लिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी ऑफकोर्स, कि हमने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें कि हम जो एक्सेसिबिलिटी की क्या इश्यूज आते हैं, ये हमने इसको एक रिपोर्ट बना के हमने स्टॉक एक्सचेंज के साथ में शेयर करवाई और स्टॉक एक्सचेंज को कहा कि आप ये आपके पास जो लोग रजिस्टर्ड है, जो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, उनको आप ये लेटर भेजिए और उनको कहिए कि ये एक्सेसिबल बनाएं अपने सॉफ्टवेयर या अपने जो एप्स हैं। ये एक तो मैंने एक तरह से इनिशिएटिव लिया। दूसरा मैंने इसके साथ साथ में किया था कि हमने सभी जो ब्रोकर्स हैं या जो रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं जो एक्सचेंज के साथ, अगेन हमने एक्सचेंज को लेटर लिखा के ये कहा कि कोई भी जो अकाउंट खोलने में या जो भी सर्विसेज देने में किसी डिसेबल को कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी सर्विसेज उनको अवेलेबल हों जी। उसके लिए एक जो है सब तरफ से जो है सब ही उनको एंटिटीज को हमने एक लेटर इश्यू करवाया है। इसके साथ साथ में अभी जो विचार चल रहा है हमारा कि एक सर्कुलर निकाला जाए जिससे कि जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है 2016 का, उसको सभी जो एंटिटीज है जो सेबी के यहाँ पे रजिस्टर्ड, जिनको सेबी गवर्न करता है, उनके लिए एप्लीकेबल हो। जैसे कि अपने आप जो उनकी वेबसाइट से इनकी जो एप्स हैं, हर तरीके की चीजें वो पूरी तरह से एप्लीकेबल, और अगर उसको वायलेशन किया जाए किसी तो उसके लिए पेनल्टी का भी प्रोविजन किया जाए। तो इस तरह से अभी उस पर काम चल रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। वही हमारा जानने का उद्देश्य था जी। तो राहुल भाई, हमारे जो आम श्रोता हैं उनके लिए, उनके समझने के लिए क्या आप 30 सेकंड में या 1 मिनट में ये समझा सकते हैं कि व्हाट इज एक्सेसिबिलिटी? एक्सेसिबिलिटी क्या है? अभी आपने नाम लिया इस वर्ड का, ताकि जो डिसेबिलिटी फील्ड से जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और हमारे श्रोता जो रूरल एरिया से जो सुन रहे हैं, तो शायद वो इसको समझ पाए ठीक से। तो व्हाट इज एक्सेसिबिलिटी? बिल्कुल। तो देखिए इसको इस तरह से समझिए कि हम कोई भी चीज को यूटिलाइज करते, किसी भी सर्विस या किसी भी जो प्रोविजन है उसको हम लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब इस्तेमाल करते तो हम कई चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते कि ये तो है ही। मान लीजिए जो कोई नॉर्मल व्यक्ति है वो किसी वेबसाइट को बहुत आसानी से देख के उसको क्लिक करते हुए माउस के माध्यम से या किसी और तरीके से उसको यूज करता है, उसको एक्सेस करता है। लेकिन यही जो चीज है, ये बहुत सिंपल जो चीज लगने वाली जो चीज है, यही जो कोई डिसेबल होता है, खास करके कोई जैसे अभी मेरे केस में अगर कोई ब्लाइंड व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो चैलेंज बन जाता है, उसको इस्तेमाल करने में उसको दिक्कत आती है हर तरीके से। ये दिक्कत आ सकती है चाहे वो सॉफ्टवेयर ना पढ़ना हो, चाहे वो उसको ठीक तरह से पूरी तरह से उसको इस्तेमाल करने में कुछ दिक्कतें आना हो, तो उसको हम कहेंगे एक्सेसिबिलिटी में बैरियर्स आते हैं। तो ये चीजों को जैसा कोई दूसरा व्यक्ति उसको पूरी तरह से उसको इस्तेमाल कर सकता है या पूरी तरह से उस चीज का फायदा ले सकता है, उस चीज को इस्तेमाल कर सकता है, उसी तरह से कोई डिसेबल व्यक्ति भी उसको एक्सेस कर पाए, मतलब उसका इस्तेमाल कर। और बस उसी के लिए ये जो एक्सेसिबिलिटी वर्ड है, अगर सिंपल भाषा में इसको कहा जाए तो कह सकते हैं कि हम एक्सेसिबिलिटी जो कहते हैं उस तरह से चीज, उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसी में जो नॉर्मल कोई व्यक्ति उसको इस्तेमाल करे सर्विस को, उसी के लायक, उसको डिसेबल के लिए भी उसी के लायक बनाना ही एक एक्सेसिबिलिटी है। बहुत अच्छा बताया आपने राहुल जी। अब बात करते हैं जहां आप जॉब करते हैं वहां की। तो हमारे सुनने वालों को बताएं कि सेबी जैसे इंस्टीट्यूशन के साथ जॉब करना क्या आसान है, या आपने आसान बना दिया, या अभी भी जो कहते हैं ना वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होना, तो वहां पर भी लोग मतलब ऐसे ही मिलते हैं आपको? देखिए जहां तक पूर्वाग्रह की बात है, वो तो तरह से हर जगह ही है। उसमें एक पर्टिकुलरली किसी जगह पे मैं नहीं कहूंगा कि कहीं पे कम है ज्यादा। ओवरऑल सोसाइटी में जब पूर्वाग्रह है तो उसका जो है इम्पैक्ट हर जगह पे थोड़ा बहुत कम ज्यादा मात्रा में होता रहता है।
जहाँ तक सेबी में काम करने की बात है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है सेबी में, बल्कि मुझे बहुत अच्छा क्वालिटी वर्क करने को मिला है। और खास करके जो सेबी एक बड़ी टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत हद तक होता है जी। तो क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लेता हूँ, चाहे कंप्यूटर में हो, चाहे अपने फोन में हो, चाहे किसी और तरीके से हो, तो मेरे लिए उस मामले में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई है डे टू डे काम में या उस तरीके से। तो ओवरऑल मैं अगर कहूँगा तो मुझे काफी सपोर्टिव लोग मिले हैं और कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे जो एक्सपीरियंस आया है, एक बहुत अच्छे फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं और अच्छा काम करने का और अच्छा कंट्रीब्यूशन करने का मेरे को मौका मिला है। सीधा सा क्वेश्चन ये है कि आपके काम को रिकॉग्निशन है या ब्लाइंडनेस की वजह से कहीं ना कहीं कुछ है गड़बड़? देखिए, काम को डेफिनेटली रिकॉग्निशन है, कुछ तरीके से लिमिटेशंस आ जाते हैं ब्लाइंडनेस की वजह से। जैसे मैं कहूँ कि इधर उधर जाना है, कहीं मीटिंग्स में रिप्रेजेंटेशन देना है, कुछ है, वहां पे थोड़ा सा लिमिटेशन आता है, लेकिन काम को डेफिनेटली रिकॉग्निशन है। गुड, ठीक। राहुल जी, हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि सेबी जैसे जो पूरा मतलब एक तरह से इकोनॉमिक या कैपिटल मार्केट जो आपने शुरू में कहा था जी, तो ये सारा जो वित्तीय लेन देन, वित्तीय बाजार, शेयर मार्केट की इंफॉर्मेशन, ऐसा माना जाता है आमतौर पर कि डिसेबिलिटी फील्ड में या खासकर विजुअली चैलेंज्ड लोगों को इसका नॉलेज मतलब बहुत ही कम है, ना के बराबर है। जी। तो इसको दूर करने के लिए आपको क्या लगता है, क्या किया जाना चाहिए कि ताकि शेयर मार्केट और इकोनॉमिक्स और ये जो कुछ मतलब पूंजी से रिलेटेड चीजें उसकी तरफ भी हम लोगों का ध्यान जाए और एक्टिवली हम लोग उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सके? जी जी बिल्कुल, यह आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा संदीप जी। देखिए, जो वित्तीय बाजार है या कैपिटल मार्केट है, जो फाइनेंशियल मार्केट है ओवरऑल, इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, चाहे अपना काम करने की, अपना खुद का काम शुरू करने की, चाहे आप कह लीजिए नौकरियों की भी बहुत ज्यादा गुंजाइश है इसमें। खास करके डिसेबिलिटी सेक्टर में तो और भी ज्यादा इसमें गुंजाइश है, कंसिडरिंग कि ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर है। तो यहाँ पे काम करना इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है इस क्षेत्र में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया कि अभी इस क्षेत्र में बहुत कम डिसेबल लोग यहाँ पे हैं। इसके लिए मुझे लगता है एक बड़ा इशू जो लगता है इसमें मुझे, कि इसके प्रति जो एक पूर्वाग्रह है कि हमें लगता है कि यार ये बड़ा मुश्किल है, इकोनॉमिक्स हो गया या फाइनेंस हो गया, ये बड़ा टेक्निकल इश्यूज हैं, ये बड़ा मुश्किल चीज है ये। तो क्योंकि यहाँ पे ये हमारी ये थॉट प्रोसेस एक तरह से थोड़ी सी इस तरह से फिलहाल है। जी। और बहुत ज्यादा कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो इस क्षेत्र में उनको डिसेबल लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, अवेयर करें। ये बहुत लो लेवल पे हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। जी जी बिल्कुल, अवेयरनेस बल्कि ना के बराबर है। बहुत ही गिने चुने लोगों को थोड़ा बहुत ही पता है, और उसमें जहां तक इन्वेस्टमेंट है इस तरह के भी अगर हम बातें करें तो भी बहुत कम लोगों को पता है। और कई बार लोगों को थोड़ा सा गलत जानकारी दी जाती है कईयों के द्वारा, और वहां पे जो है लोगों का इस तरह से कई बार नुकसान भी होता है, खास करके डिसेबल लोगों का, क्योंकि वो खुद उनको बहुत ज्यादा जानकारी का यहाँ पे अभाव है इसमें। तो एक तो जानकारी देना, जो इन्वेस्ट करना चाहें या कुछ इसके बारे में जानना चाहें, वो एक बहुत बड़ा काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय। एक तो ये बात है। दूसरा, इस क्षेत्र में कुछ इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होने की जरूरत है, जिसमें कि अलग अलग लोग अगर चाहे कि ये स्किल अगर सीखना चाहें तो वहां पे एक उनको भी ये ट्रेनिंग किसी तरीके से अलग अलग तरीकों से अवेलेबल हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप का हो, चाहे वो ब्रोकर ये बनने के लिए जो ट्रेनिंग हो, चाहे और भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का हो। तो इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, चाहे नौकरी के हिसाब से कहीं लीजिए, चाहे अपना खुद का बिजनेस करने के हिसाब से। तो ये सब की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं उस मामले में अगर पर्सनली भी कहूँ तो मैं तो उस मामले में अपना कंट्रीब्यूशन अगर मैं कहीं देना चाहूँ तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ ये किसी न किसी तरीके से सोसाइटी को बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं वही पूछ रहा था कि जो लोग आपको सुनने के बाद इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे राहुल? देखिए, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये बहुत ही पावरफुल फील्ड है ये, खास करके डिसेबिलिटी सेक्टर में। और मैं कहूंगा कि अगर आपको किसी भी इस क्षेत्र में जानना है और ज्यादा कुछ जानकारी हासिल करनी है, बहुत सारी चीजें गूगल या
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं जरूर जी। लेकिन अगर किसी तरीके से आपको कंट्रीब्यूट कर सकूं आपकी जिंदगी में, तो मैं भी तैयार हूं उस चीज के लिए। और अगर आप सीखना चाहे हम किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें या किसी तरीके से करें, तो आपके लिए हमेशा मैं भी अवेलेबल हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छा बताया राहुल जी। तो आपका ईमेल आईडी एक बार बता दें श्रोताओं के लिए। जी, तो मेरा ईमेल आईडी है rkelapure@gmail.com। तो मैं इसका स्पेलिंग बता देता हूँ, RKELAPURE rkelapure@gmail.com। ये मेरा ईमेल है जी। मैं रिपीट कर देता हूँ श्रोताओं, RKELA केला और पुरे PURE@gmail.com। तो राहुल जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके और बहुत ही नॉलेजेबल ये हमारा शो रहा आपके साथ। चलते चलते हमारे श्रोताओं को और सुनने वालों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैंने हमेशा जो अपनी जिंदगी का फॉर्मूला रखा है कि अगर एक चीज मेरे में किसी तरीके से कमी है, कोई सेंसरी कमी है, जैसे अभी मेरे केस में ब्लाइंडनेस है, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर मुझे रेस में टिके रहना है तो मुझे ये अपनी चीज को कंपनसेट करने के लिए मैंने किसी और चीज में मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जरूरत है, जो कि मेरे हाथ में है शायद। तो मुझे उस चीज में उसको कंपनसेट करते हुए आगे बढ़ने के लिए, ताकि मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं, ये मेरे लिए जरूरी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सबके लिए कि अगर आप में किसी भी तरीके से आपको लगता है किसी क्षेत्र में, किसी आपके लाइफ के एस्पेक्ट में आपको कमी लगती है, तो किसी और चीज में से उसको पूरा करें और ओवरऑल जो है आपकी जिंदगी को और आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपने आप को रेस में अपने आप को पूरी तरह से आप दौड़ सकते हैं, ना सिर्फ दौड़ ही नहीं बल्कि आप रेस को जीत भी सकते हैं। क्या बात है। तो श्रोताओं, आपने सुना राहुल जी का ये मंत्र, जो कि मुझे लगता है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राहुल जी, हमें समय देने के लिए, शो में आने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे, और आपके साथ बात करके बहुत मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आप अपने सुझाव प्रतिक्रियाएं देने के लिए डायल करें 9414151415 9414151415 और ईमेल करें info@radiomधुबन.in पर। प्ले स्टोर से रेडियो मधुबन का ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले शनिवार किसी और ऐसी ही खूबसूरत शख्सियत के साथ।